अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एलिट्रोपी इन कार्बन, सल्फर इन फास्फोरस। तो आज हम करने वाले हैं एलिट्रोपी इन कार्बन। ठीक है, बच्चों वाला टॉपिक है, बहुत इजी है। अब 12th में करके आए हुए हैं इससे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। अब जो डिफरेंट फॉर्म हैं किसी भी एलिमेंट की जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम हों और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, उसको बोला जाता है एलोट्रोप्स। और इस फिनोमिनन को बोला जाता है एलोट्रोपी। फॉर एग्जांपल जो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस जो हैं, ये तीन फॉर्म है कार्बन की जिनका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इनका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। इस तरह ये एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। अब जो डिफरेंस है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एलोट्रोप्स की, ये किसकी वजह से होती है? क्योंकि जो डिफरेंट अरेंजमेंट होता है एटम्स का मॉलिक्यूल्स या क्रिस्टल के अंदर। अब जो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन, फास्फोरस और सल्फर की, वो डिस्कस की गई है नीचे यहाँ पर। तो सबसे पहले है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो एलिमेंटल कार्बन है वो एग्जिस्ट करता है नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म में, जो क्रिस्टलाइन भी हो सकती हैं, अमाफस भी हो सकती है नेचर में। कुछ ए फ्यू इम्पोर्टेंट ऑफ दीज आर डिस्कस ब्रीफली, यहाँ डिस्कस की हुई है। कार्बन एग्जिस्ट करता है दो एलोट्रोपिक फॉर्म में और वो डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म और जो अमारफस क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी, अमारफस फॉर्म होगी। देखो, कार्बन दो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन और ये क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं कुछ लोग, तो अमारफस फॉर्म। अब जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये फर्दर तीन सब टाइप्स में डिवाइड है: डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस। और अमारफस कोल, कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक। ठीक है, तो एक एक को लेके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म को देखते हैं। तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, लेकिन जो इनका अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स का वो डिफरेंट है, और इस तरह इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट है, अपीयरेंस में अलग अलग दिखते हैं। सबसे पहले डायमंड जो है, आपको पता है सबसे हार्डेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म जो कार्बन का है डेट इज़ डायमंड, और प्रेजेंट होता है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में और एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ हार्ड रॉक्स। डायमंड जो है ये मेनली फाउंड होता है साउथ अफ्रीका में और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश और गुयाना एक्सेट्रा। अब हिंदुस्तान में, इन इंडिया, जो डायमंड्स हैं ये मेनली फाउंड होता है गोलकोंडा और पाना में। और नेचर में जो डायमंड है, यार ये तो जीएस है, खुद भी पढ़ लेंगे आप। अब जो कुछ है नहीं इस टॉपिक में इतना। अब नेचर में जो डायमंड है ये अकर करता है जैसे ट्रांसपेरेंट ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल होते हैं, है ना, विद कर्व्ड सरफेसिस। डायमंड्स तो आप देखा होगा आजकल रिंग यूज़ होती है। अब इनकी जो ब्यूटी होती है वो रिवील्ड होती है, दिखती है सिर्फ किस वजह से? क्योंकि ये प्रॉपर्ली कट किए जाते हैं, पॉलिश्ड किए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात करें तो डायमंड में जितने भी कार्बन है ना बच्चा जी, सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, और अरेंज्ड है एक टेट्राहेड्रली वे में स्पेस के अंदर। और हर एक कार्बन जो है, जैसे फिगर में दिखाया गया है, आगे हम फिगर भी देखेंगे, हर जो कार्बन बॉन्ड लेंथ है ये 154 पाइकोमीटर की है। और एज अ जो कार्बन एटम है डायमंड के अंदर वो एक दूसरे के मतलब क्लोजली पैक्ड हैं, और इस तरह ये बहुत हार्ड है। और जो इसकी डेंसिटी है वो 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट है 4000 केल्विन या इससे ज़्यादा भी। और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। और ये प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लूइश ग्रीन कलर के लिए। जो चार जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन एटम के वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और फ्री इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस में डायमंड जो है एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। और ये पूर कंडक्टर है हीट का। ठीक है जी, वरना अगर ऐसा होता तो आपकी अंगूठियों में बिजली पास होने लग जाती, हीट पास हो जाती, और आप देखते यार गर्म हो रही है अंगूठी है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे एक बेंजीन रिंग और फिर इसके साथ दो बेंजीन रिंग और बना दी। ठीक है, और ये बीच में कुछ जोड़ दिया और
ठीक है, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर आप देख लें। तो यहाँ पर बच्चा जी ये वाला कार्बन का जो लेंथ है दैट इज़ 154 पाइकोमीटर। और आप देखते हैं यूजेस। ठीक है बच्चा, ड्यू टू इट्स हार्डनेस जो डायमंड है ये मार्बल को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रेनाइट को और गिलास को, और ये यूज़ किया जाता है एज एन एब्रेसिव और हार्ड सरफेसेस को पॉलिश करने के लिए। और ये स्पेशल सर्जिकल नाइफ्स जो होते हैं जो ऑपरेशन वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, उनकी वहाँ पर ये जो मतलब उस वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको कभी कोरिजन नहीं लगता, तो इसलिए डाइस जो हैं जो डायमंड से बनी होती हैं ये यूज़ की जाती हैं जो फॉर ड्राइंग वायर्स फ्रॉम द मेटल से वायर्स को ड्रॉ करने के लिए। ये डाइज वो दुपट्टों में चढ़ाने वाली नहीं है, वो डाइज होती हैं। ठीक है, उसके ये दूसरी डाइज होती हैं जिनको वायर्स के लिए यूज़ किया जाता है, वायर्स ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद डायमंड्स जो हैं जब ये प्रॉपर्ली कट किए जाएँ और पॉलिश किए जाएँ तो एज ए प्रीशियस स्टोन और जेम्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, जो आप रिंग्स वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है जी, अब चलिए हम देखते हैं ग्रेफाइट। डायमंड तो हमने डिस्कस कर ली, अब ग्रेफाइट जो है ये दूसरी क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, और फ्री नेचर के अंदर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और ये आर्टिफिशियली भी आप बना सकते हो। जब आप क्या करो कि एक मिक्सचर लो सैंड और कोक का, उसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में डालो और 3300 केल्विन टेम्परेचर दो, उसको हीट करो, तो तब भी आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और हर एक जो कार्बन एटम है वो लिंक्ड होता है 3 दूसरे कार्बन एटम से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि हेक्सागोनल रिंग्स बन जाती हैं जो लेयर्स में अरेंज की जाती हैं। ये देखो हेक्सागोनल रिंग्स बेंजीन की तरह दिख रही हैं लेयर्स। ठीक है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, है ना, तो लेयर्स में अरेंज हो जाती हैं और कोवलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच। और जो कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 142 पाइकोमीटर। ये जो कार्बन के बीच की जो ये लेंथ है ये 142 पाइकोमीटर होती है। और ये जो लेयर्स हैं ये बीच में ये डॉटेड लाइन दिख रही हैं, ये वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई हैं, और ये डिस्टेंस जो है इनके बीच का वो होता है 335 पाइकोमीटर। ठीक है जी, उसके बाद जो ग्रेफाइट है ये रिलेटिवली सॉफ्ट है और ग्रीसी होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट नहीं होता डायमंड की तरह, तो इसका जो कलर है ये वेरी करता है स्टील ग्रे टू ब्लैक, डिपेंड करता है ओरिजिन और इसका जो मेटालिक लस्टर है उस पर। डायमंड की मतलब अनलाइक डायमंड की तरह नहीं, बट उस मतलब उसकी तरह ये जो है, बट अनलाइक डायमंड इट इज़ ओपेक। वो कैसा था, ट्रांसपेरेंट है, ये कैसा ओपेक वुड की तरह, मतलब दूसरी साइड कुछ भी नहीं दिखता है ना। तो इसकी डेंसिटी जो है ये वेरी करती है 2.0 टू 2.25 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स और इनवर्स क्यूब, और जो ये मेल्ट करता है 1800 केल्विन पे। सिंस 1 इलेक्ट्रॉन जो है हर एक कार्बन एटम का वो फ्री रहता है इधर उधर घूमने में, तो हम आराम से कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होगा और हीट को भी कंडक्ट कर रहा होगा। चलिए आप देखते हैं हम इसके यूजेस। तो यूजेस में जो ग्रेफाइट है ये इलेक्ट्रोड बनाने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना उनको बनाने में वहाँ पर यूज़ किया जाता है, और सॉफ्ट और ग्रीसी नेचर की वजह से ये बहुत सारे जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उनको लुब्रिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट जो है ये जो ग्रेफाइट की क्रूसिबल्स होती हैं वो मतलब हाई टेम्परेचर पे भी मतलब एग्जिस्ट कर सकते हैं और हाई मेल्टिंग सब्सटेंसेस को बनाने में काम आती हैं। जो ग्रेफाइट है ये यूज़ किया जाता है जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस रिएक्टर में उनको मॉडरेट करने के लिए। अब जो अगर मिक्स्ड किया जाए वैक्स और क्ले के साथ तो ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है, और जो ये लेड पेंसिल्स होते हैं ना इनका कोर बनाने के लिए, और ये मार्क करता है पेपर ब्लैक, और इसको इसीलिए बोला जाता है ब्लैक लेड या फिर
प्लम बैगो, क्योंकि लेड का जो लैटिन नाम है प्लम प्लम है, तो इसीलिए इसको बोल दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या अब डिफरेंस है, यहाँ पर आराम से खुद ही कर लेंगे, है ना। ये फ्री स्टेट में रहता है और ये फ्री स्टेट और आर्टिफिशियल स्टेट दोनों में रहता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सॉफ्ट और गैसी है। sp3 है यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर sp2 है। ये कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ये जनाब करते हैं। और ट्रांसपेरेंट है, ये ओपेक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है और कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब तो हमारे पास थर्ड है फॉर्म, डेट इज़ फुलरेंस। और फुलरेंस को आपको पता है क्या बोला जाता है, बकमिनिस्टर। चलो हम देखें, फुलरेंस जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं रिसेंटली जो प्रिपेयर्ड की गई है एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन की वो। और ये फर्स्ट टाइम फॉर्म की गई थी HW क्रोटो स्मैली और रॉबर्ट कर्ल के द्वारा, जब उन्होंने लेज़र बीम का एक्शन किया था एक सैंपल ऑफ ग्रेफाइट वेपर स्टेट में, और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1900 इसी के लिए 1996 में। लेटर ऑन उन्होंने प्रिपेयर्ड किया, लेटर ऑन ये बनी थी जब हम ग्रेफाइट को लेटर ऑन दे वर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ग्रेफाइट को हीट करने पे, जैसे जब एक इलेक्ट्रिक आर्क से स्ट्राइक करते रहे ग्रेफाइट को इनर्ट गैस की प्रेजेंस में, जैसे कि हेलियम या फिर अर्गन, तो उससे भी हमें क्या मिल रहा था, फुलरेन जो है चिमनी में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर जो सूट है वो डिपॉजिट हो जाता है कैंडल फ्लेम में। अब केमिकली फुलरेन जो है ये लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम से बनी हुई है, जैसे CN। अब जो मोस्ट कॉमनली नॉन फुलरेन्स है उसमें 60 कार्बन आइटम होते हैं, इसलिए C60 लिखते हैं। विल स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ C70 भी C70 एलोट्रॉप। और जो ट्रेसिस है कंपाउंड्स के उसमें अप टू 370 कार्बन आइटम्स भी होते हैं, मतलब C60 C70 370। अब दो C60 C70 फुलरेन्स है ना, ये आइसोलेटेड किए गए हैं फ्रॉम द सूट, ठीक है, बाई एक्सट्रैक्टेड विद टॉलिन, इन विच वो डिज़ोल्व होती हैं एक पर्पल और ऑरेंज रेड कलर कंपाउंड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो अब इसका शॉर्टकट देखते हैं। अभी आउट ऑफ डिफरेंट फुलरेन्स दे आर नोन, जो सिर्फ स्ट्रक्चर C60 का वो एस्टेब्लिश्ड हुआ इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर, जो बकमिनिस्टर ने कैरीड आउट की, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। और इसको बकमिनिस्टर फुलरेन भी बोला जाता है। और इसकी एक जो शेप है वो रिजेंबल करती है सॉकर बॉल से। और इसमें 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग्स भी हैं। और इसमें 12 5 मेंबर्ड और 12 6 मेंबर्ड रिंग है। तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो है बीच में एक जैसे 5 मेंबर्ड रिंग है और इसके चारों ओर जो है 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इसको बकीवाल भी बोलते हैं। और फुलरेन जो है ये रिप्रेजेंट करती है प्योर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। चलिए आप देखते हैं अमॉर्फस फॉर्म। सबसे पहले कोल, तो ये कोल क्या है, ये क्रूड फॉर्म ऑफ कार्बन का, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो कोल है इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है, मतलब हीटिंग की जाती है एयर की एब्सेंस में। तो बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ये तो कुछ इजी है। कोक जो है ये ग्रिश ब्लैक हार्ड सॉलिड है जो लेफ्ट हो जाता है जब कोल को सब्जेक्ट किया जाए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पे। उसके बाद चारकोल क्या है, ये ब्लैक सॉफ्ट हाईली पोरस सब्सटेंस है जो एग्जिस्ट करता है फॉलोइंग फॉर्म में, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल। ठीक है, तो ये आप खुद ही पढ़ लेंगे क्या है, इसमें कुछ है नहीं इतना समझाने वाला। उसके बाद लैम्प ब्लैक या कार्बन ब्लैक, तो ये भी आप कर लेंगे। नोट्स मैं आपको भेज दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।